विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष ऑप्शनल के अंतर्गत, जिसे हिंदी में ऐच्छिक कहते हैं, कथ्यतर गद्य साहित्य में से तीसरा पाठ भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देखने वाले हैं। भारतीय संस्कृति संस्कृति परक लेख है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के नाते वे एक कुशल अनुभवी सृजनकार भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में जन्मे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी और फारसी में हुई है। कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को हिंदी से प्रेम था। कलकत्ता में बिहारी क्लब के साथ संपर्क में एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सक्रिय रहने के कारण उनका साहित्यकारों से संपर्क आया। अपने विदेश प्रवास को शब्दबद्ध कर उन्होंने मेरी यूरोप यात्रा नामक लेख पटना के देश नामक साप्ताहिक में छपवाया था। सन 1940 में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई। इंडिया डिवाइडेड नामक उनके अंग्रेजी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद खंडित भारत नाम से वाराणसी से प्रकाशित हुआ। गांधी जी के प्रति आपकी अपार श्रद्धा थी। राजेंद्र बाबू ने साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, भारतीय शिक्षा और गांधी जी की देन आदि पर व्याख्यान दिए हैं, जो आगे चलकर किताब के शक्ल में ग्रंथ रूप में प्रकाशित हुए वे हमें दिखाई देते हैं। विषय वैविध्य एवं भाषा की प्रभावशीलता इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। राजेंद्र बाबू स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के साथ ही साहित्य में रुचि लेने वाले एक महान विद्वान भी थे। इनका भारतीय संस्कृति नामक संस्कृति परक लेख हमें तो उनके ज्ञान से अवगत कराता है। भारतीय संस्कृति में इतनी विभिन्नता है कि दूसरे लोगों को देखने से लगता है कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। भिन्न भिन्न धर्म को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, वहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियां भी गिनती नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्म के संप्रदाय भी गिनती में आसान नहीं। इन भिन्नताओं के कारण अपरिचित आदमी घबरा कर ये कह उठेगा कि यह देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है। यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति का बखान करते हुए किस तरह से विविधता में एकता है, विविध धर्म हैं, जातियां हैं, भाषा हैं, बोलियां हैं, है ना, इसका अपने भारतीय संस्कृति लेख में तो उन्होंने विवरण किया हुआ है, चित्रण किया हुआ है। और उसी को हम तो यहाँ पर किस ढंग से, किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी है, उसको सविस्तार देख रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, यकीनन आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए, यूरोप कंट्रीज में जाते हैं या ग्लोब कंट्री में जाते हैं आप, तो वहाँ का नज़ारा कुछ और होता है। अब जैसे अरब मुल्कों में आप जाने के बाद आपको पूरे वर्ष में केवल दो ही त्योहार नजर आते होंगे, एक है रमजान और दूसरा बकरीद। इतना ही नहीं, आप पाश्चात्य मुल्कों में जाइए, क्रिश्चियन कंट्रीज में, वहाँ जाते हैं आप, तो आपको ये नजर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस
31 वगैरह इस प्रकार का वहाँ का जो है तो आयोजन नियोजन वगैरह होता है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा बिरला मुल्क है कि इस मुल्क में सदा या 12 माह आपको कोई ना कोई त्योहार होता हुआ नजर आएगा। और कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा कि भारत त्योहारों का मुल्क है, त्योहारों का मुल्क है। इतना ही नहीं, इतनी विभिन्नता इसमें है, हर मास में कोई ना कोई जो है तो त्योहार वगैरह आता ही रहता है, चाहे वो फिर वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, पारसी का हो, क्रिश्चियन का हो, सिख का हो, जैनियों का हो, या कोई हमें दिखाई देता है कि दक्षिणात्य हमारे द्रविड़ भाइयों का हो। यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, कहीं पोंगल है तो कहीं ओणम है, तो कहीं जो है तो हमें दिखाई देता है कि दीपावली है, तो कहीं दशहरा है, तो कहीं होली है ना, तो कहीं बकरीद है, तो कहीं रमजान है, तो कहीं क्रिसमस है, तो कहीं हमें दिखाई देता है पारसी नववर्ष का जो है तो कार्यक्रम है। इस प्रकार के विविधता में एकता का एक अनोखा रूप भारत में हमें क्या है देखने के लिए मिलता है। और इस पर विचार कर कर देखा जाए तो भिन्नता की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है जिस तरह से एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो पता चलेगा कि रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न रंगों की सुंदर मणियों या फूलों को समझ दीजिए, फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर लेता है, जिसका प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है, और केवल अपनी सुंदरता से लोगों को मोहता ही नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हमारे वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक अनेक जलप्रपातों का और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति को किस तरह से यहाँ पर एक माला का उदाहरण देकर, या मणि माला बोलो, फूल माला बोलो, या अन्य दूसरा हर जो है तो नदियां जिस तरह से एक होकर समंदर में अथांग समंदर में जो है तो समा जाती है, इस प्रकार हमारी जो है तो भारतीय संस्कृति है, इसका एक अनोखा चित्रण हमारे सामने करने का प्रयास किया हुआ। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग रही है, और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न फल फूल पैदा करती रही है, पर सब में एक ही सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता रहता है। तो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग नदियाँ, अलग अलग जो है तो बहती हुई नहरें वगैरह समंदर में आकर समा जाती है, या जैसे संगम है इलाहाबाद का, गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती, ये तीनों का संगम है। उसी प्रकार यहाँ पर अलग अलग धर्मों का, अलग अलग जातियों का, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग वर्ण के लोगों का संगम है, और यही क्या है, भारतीयों की संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति के नाम से इसे हम महसूस कर सकते हैं। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे के उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उसके विकास के पथ अहिंसा के हो। भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे सम्मुख रख रहे हैं, वो है अहिंसा।
क्योंकि भारतीय संस्कृति हिंसा को कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो अहिंसा के मार्ग से ही चली है और विशेष रूप से गांधी जी ने इसका जो है तो क्या है समर्थन करते हुए उसका जो है तो कार्य किया हुआ है। हमारी सारी भारतीय संस्कृति का मूलोधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया, अहिंसा को ही उनके मुख्य स्थान पे जो है तो पाया गया और यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सारे देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। देख लीजिए, हमारी संस्कृति जो हिंसा की, मार काट की या किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं है। हमारी संस्कृति शाब्दिक हिंसा की भी नहीं है, अहिंसा की है। और अहिंसा को पक्ष को लेकर यहाँ पर जो है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने अपने विचार भारतीय संस्कृति के मूल में रखते हुए उसे आगे जो है तो क्या है किस प्रकार से अहिंसा का महत्व है इसे प्रतिपादित किया है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमरत्व की याद दिखलाकर हमारी सूखी हड्डियों में, हमारे मृत प्राय शरीर में प्राण फूके हैं और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया है। देख लीजिए, गांधी जैसे महान नेता ने, राष्ट्रपिता ने हमें दिखाई देता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का मार्ग दिखलाकर, अहिंसा के रास्ते चलना सिखाकर और किस तरह से मरे हुए प्राणों में या मृत शरीरों में प्राण फूंककर, इन मुरझाए हुए दिलों में जान फूंककर किस तरह से इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हुए और जनता में जो है एक नई ऊर्जा की निर्मित करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। एक हमारी भारतीय संस्कृति की हमें दिखाई देता है कि अमीट छाप सारे विश्व पर देखने के लिए मिलती है। ये अमरत्व सत्य है, अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वो अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। अब देख लीजिए, हमारे संविधान को उसको देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हम सब भारतीय धर्मनिरपेक्ष है ना, प्रजातंत्र की है ना, किस किस प्रकार से निर्मित वगैरह करते हैं। इसमें भी जो है तो क्या है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की जो है तो क्या है हमें यहाँ पर गवाही दी हुई देखने को मिलता है। और स्वतंत्रता जिसमें वो अपना पूरा विकास कर सके व्यक्ति, इसका जो है तो हमें क्या है रूप देखने के लिए मिलता है। अहिंसा का दूसरा नाम है त्याग। देखिए, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, बलिदान नहीं देंगे, आत्म उत्सर्ग नहीं करेंगे, हमें दिखाई देता है हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हिंसा का दूसरा नाम त्याग है और अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। अहिंसा को भारतवर्ष में जो महत्ता प्राप्त हुई है वो अन्य मुल्कों में दिखाई नहीं देती। हिंसा को यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि स्वार्थ के रूप में लेखक उजागर कर रहे हैं। अब देख लीजिए आप, एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आ सकता है, जानवर तो नहीं आ सकता। साधारण व्यवहार में भी हम देखें, यदि कोई व्यक्ति भोजन करता है तो वो दूसरे व्यक्ति को कहता ही है भोजन कीजिए। जानवरों में ये मामला तो होता नहीं है, उनके सामने चारा डाले तो दूसरा जानवर आ गया तो सिंग निकाल देता है ना। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि मानव मूल में
अहिंसा के कार्य को यदि लेकर चला हुआ दिखाई दे तो वहां पर त्याग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, किंतु हिंसा का दूसरा रूप यहाँ पर जो स्वार्थ बताया हुआ है, वहां पर हमें ये रूप देखने के लिए नहीं मिलता, जो बहुत करके भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग में भी त्याग ही पाया है, और इसी कारण हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच के विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच के विरोध, समाज और समाज के बीच के विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारे जो है तो संतों ने, हमारे तत्वज्ञानियों ने, हमारे विचारकों ने जो है तो हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से पूरे विश्व को कुटुंब के रूप में माना है और अपने अपने विचार प्रकट किए हुए हैं। ये हमें देखने के लिए मिलता है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या अन्य कोई विद्वान हो। उन्होंने जो है तो अपने भाषणों से यानी कि अन्य मुल्क के लोगों को भी भाई कहकर संबोधित किया हुआ है। और यही कार्य हमारी संस्कृति का है, यही कार्य हमारे देश का है, यही हमारी जो है तो भारतीय संस्कृति है। हमने व्यक्ति व्यक्ति का, व्यक्ति समाज का, समाज समाज के बीच का, और देश के विरोध को मिटाने का एक सफल प्रयास किया हुआ है। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदाय को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और फैलने दिया है। भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदाय को स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया है। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया है और अपने को उनमें मिलने दिया है, और देश और विदेश में एक सूत्रता लाकर उसमें जोर नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द स्थापित किया है। ना उसमें तलवार के और बल के प्रयोग करके उसका प्रयोग किया है, बल्कि उसमें प्रेम, स्नेह, सौहार्द का कार्य कर कर उन्हें जो है तो एक करने का कार्य किया है। दूसरों के हाथों और पैरों पर कब्जा नहीं किया, उनके हृदय को जीता, और इसी वजह से प्रभुत्व तो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंश में कायम है। अब हम स्वयं इस चेतना को बहुत अंश में भूल गए और भूलते जा रहे हैं। सार रूप में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति का मान प्राप्त कर चुके हैं, इन्होंने भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अपने विचारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, वो विविधता में किस प्रकार की एकता है, इसका जो है तो क्या है हमारे सामने चित्रण किया हुआ है। किस तरह से बाग के बगिया में के जो नाना प्रकार के फूल वगैरह होते हैं, तरह तरह के रंग बेरंगी वे फूल एक माला में पिरोकर किस तरह से खूबसूरत और अपना महत्व उजागर करते हैं, उसी प्रकार समाज में नाना प्रकार के मजहब के, धर्म के, जाति के लोगों को एक संग रखने का कार्य यदि कहाँ दिखाई देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में इसका जो है तो हमें यहाँ पर एक अनोखा चित्र हमारे सामने उपस्थित करने का कार्य डॉक्टर राजेंद्र बाबूजी ने किया हुआ है। और इन्होंने हमारे हमारे सम्मुख अपने विचार भारतीय संस्कृति के दर्शन के माध्यम से कराते हुए अहिंसा को अत्यंत महत्व दिया हुआ है, क्योंकि अहिंसा के मार्ग से ही हमने आजादी प्राप्त की हुई है। इस प्रकार इस पाठ के अंतर्गत हम लोग भारतीय संस्कृति का जो है तो भाग समाप्त करते हैं, और अगले घंटे में अगला जो है तो पाठ देखने का हम प्रयास करेंगे।